20 साल की छोटी सी उम्र में पेशवा बनकर मराठा सत्ता की पताका को भारत में फहराने वाले महान योद्धा बाजीराव ने करीब 40 युद्धों में विजय हासिल की और इस कारण उन्हें दुनिया के महानतम योद्धाओं और विजेताओं की श्रेणी में रखा जाता है। पेशवा बाजीराव प्रथम की याद अक्सर उनकी प्रेयसी मस्तानी के सिलसिले में की जाती है और भारत के इतिहास में नए अध्याय लिखने वाले महान योद्धा के रूप में कम। भारतीय इतिहास में सुनहरे पन्ने लिखने वाले जिन महान चरित्रों की उपेक्षा हुई है उनमें से सबसे ऊपर नाम पेशवा बाजीराव प्रथम का आता है। पेशवा बाजीराव के योगदान के प्रति न्याय तभी होगा जब हम मस्तानी की रूमानी कहानियों से हटकर बाजीराव की जिंदगी के उन अध्यायों पर नजर डालेंगे जो उनके पराक्रम और राजनिष्ठा की रोमांचक और प्रेरक गाथा समेटे हुए। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में लगभग पूरा भारत मुगल औरंगजेब के झंडे के नीचे आ चुका था। सिर्फ दक्कन के मराठे ही मुगलों से लंबे समय तक लोहा लेकर राज कायम करने में सफल हुए थे। इतिहासकारों का मानना है कि महाराष्ट्र में काफ़ी समय से ऐसे कारक विकसित हो रहे थे कि उनसे वहां के निवासियों को तमाम सीमाओं के बावजूद औरंगजेब की ज़बरदस्त ताकत से लोहा लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। शिवाजी ने महाराष्ट्र के निवासियों की इन विशेषताओं को जोड़कर एक शक्तिपुंज का निर्माण किया और राजसत्ता प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के काल में एक ही ऐसा राज्य बना दिया जो महाराष्ट्र के निवासियों की महत्वाकांक्षा का प्रतिरूप था। उनकी जड़ें इतनी मजबूत थी कि 1680 में शिवाजी महाराज के निधन के बाद 1688 में उनके पुत्र संभाजी की पराजय और उनकी बर्बर हत्या के बाद, जब मराठों के पास न तो राज सिंहासन था और ना ही सेना थी और ना ही कोई राजकोष था, तब महाराष्ट्र के छत्रपति राजाराम और फिर उनकी विधवा ताराबाई के नेतृत्व में 20 साल तक मुगलों से संघर्ष किया। ये संघर्ष वास्तव में एक जनयुद्ध था जो महाराष्ट्र की पूरी जनता लड़ रही थी। इसकी अनुगूंज इतनी प्रभावशाली थी कि जैसे ही 1707 में औरंगजेब की आंखें बंद हुई, छत्रपति शाहू जी और पेशवा बालाजी विश्वनाथ की जुगलबंदी में मराठा राजनीतिक सत्ता का पुनरुत्थान हुआ। नवंबर 1718 का एक युगांतकारी दृश्य। दक्कन में ज्यादा ठंड नहीं पड़ रही थी। पेशवा बालाजी विश्वनाथ का 18 साल का बेटा बाजीराव रोमांचित था क्योंकि वो पहली बार पिता और सेना के साथ दक्कन से हिंदुस्तान जा रहा था। तब उत्तर भारत को हिंदुस्तान कहा जाता था और वहां के वैभव के चर्चे दक्कन के लिए परी कथा के समान थे। पेशवा बाजीराव विश्वनाथ की विशाल सेना के साथ दक्कन का मुगल सूबेदार सैयद हुसैन अली अपनी सेना के साथ उत्तर भारत जा रहा था। दिसंबर खत्म होते होते इस विशाल सेना ने नर्मदा नदी को पार कर मालवा के मैदानों में कदम रखा। उपजाऊ मैदानों और बड़े शहरों का जो सिलसिला मालवा से शुरू हुआ था, वो नज़ारा 16 फरवरी 1719 को दिल्ली पहुंचने तक ऐसे ही बना रहा। ऐसा दृश्य बाजीराव और मराठा सैनिकों के लिए अभूतपूर्व था क्योंकि उन्होंने तब तक महाराष्ट्र के पहाड़ी और अनुपजाऊ इलाकों के कठिन जीवन को ही देखा था। दरअसल 1719 में मराठा सेना की दिल्ली यात्रा के पीछे की कहानी ये है कि दक्कन के मुगल सूबेदार सैयद हुसैन अली और मराठों के बीच फरवरी 1718 में हुई संधि में ये तय हुआ कि मराठों को स्वराज के सभी किले मिल जाएंगे। दक्कन के 6 मुगल सूबेदारों से चौथे और सरदेशमुखी मराठों को दे दी जाएगी और छत्रपति शाहू जी के परिवार के सदस्यों को मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन जब इस संधि की पुष्टि मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने करने से मना कर दिया तो हुसैन अली ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ को सेना सहित अपने साथ लेकर दिल्ली जाकर बादशाह पर दबाव डालने का निश्चय किया। बालाजी विश्वनाथ के साथ सेना के अलावा पुत्र बाजीराव भी था। दोनों की संयुक्त सेनाएं 16 फरवरी 1719 को दिल्ली पहुंच गई। बाजीराव ने दिल्ली में देखा कि मुगल बादशाह फर्रुखसियार इतना शक्तिहीन था कि सैयद बंधुओं ने उसे कैद करके उसकी हत्या कर दी थी और एक कठपुतली राजकुमार को नया बादशाह बना दिया था और उस पर दबाव बनाकर बालाजी विश्वनाथ की 3 सदनें दिला दी थी। इससे मराठों को दक्कन के 6 सूबों से चौथे और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार मिल गया और शिवाजी महाराज के निधन के समय के स्वराज पर छत्रपति शाहू जी के आधिपत्य को मान्यता दे दी गई। तो जब ताप्ती नदी से लेकर दक्कन में कृष्णा नदी तक विस्तृत हुआ उनका साम्राज्य काफ़ी फल फूल रहा था। दुर्भाग्य से इस घटना के 1 साल के भीतर ही 2 अप्रैल 1720 को पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ का निधन हो गया। बालाजी विश्वनाथ अपने पीछे अपनी पत्नी राधाबाई, 2 पुत्र बाजीराव
और चिमना जी तथा 2 बेटियों को छोड़ गए थे। छत्रपति शाहू जी महाराज के कहने पर बालाजी विश्वनाथ के ज्येष्ठ पुत्र बाजीराव ने अपनी कम आयु के बावजूद पेशवा पद को स्वीकार किया। उस नौजवान में गजब का आत्मविश्वास था और दी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने का संकल्प भी था। 20 साल के बाजीराव के सामने कई मुश्किलें थी। जिस मराठा संघ का निर्माण बाजीराव के पिता बालाजी विश्वनाथ ने किया था, उससे बाजीराव संतुष्ट नहीं थे। दक्कन में पेशवा बाजीराव के सामने सबसे बड़ी बाधा था निजाम उल मुल्क यानी निजाम का बाजीराव ने एकाधिक बार प्रभाव किया था, जो मुगल साम्राज्य का कभी वजीर रहा, कभी सेना नायक और कभी सूबेदार। छत्रपति शाहू जी के समय मराठों ने मुगल बादशाह से दक्कन के सूबों की चौथी और सरदेशमुखी वसूल करने का जो अधिकार हासिल किया था, उसे निजाम ने चुनौती देते हुए चौथे और सरदेशमुखी देने से मना कर दिया। पराक्रमी बाजीराव ने सन 1728 में पालखेड़ के प्रसिद्ध युद्ध में निजाम को फिर हराया, जिसका फल ये हुआ कि निजाम ने छत्रपति शाहू जी को कृष्णा नदी से उत्तर के महाराष्ट्र प्रदेश का अधिपति स्वीकार कर लिया। फिर सिर्फ यही नहीं, निजाम ने मराठों से छीने हुए प्रदेश छोड़ देने का वादा किया और शाहू जी के चौथे तथा सरदेशमुखी कर की वसूली के अधिकार को मान लिया। इसके 2 साल बाद ही बाजीराव ने गुजरात को हस्तगत कर अपने अधिकारी गायकवाड़ को वहां नियुक्त कर दिया। इस प्रकार दक्कन और पश्चिम भारत में पेशवा बाजीराव का मराठा ध्वज फहराने लगा। बाजीराव पेशवा ने वारणा की संधि से कोल्हापुर के संभाजी की शक्ति को सीमित कर दिया। बाजीराव ने सैन्य बल, रण कौशल, सफल प्रेरणादायक नेतृत्व और राजनीतिक प्रतिभा के दक्षिण में कर्नाटक से लेकर उत्तर में दोआब और दिल्ली तक, पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बुंदेलखंड तथा विलक्षण विजय प्राप्त कर उन प्रदेशों में मराठा राज और प्रभुत्व स्थापित किया। वे अपने सैन्य बल और सामरिक सफलताओं में मराठों के आंतरिक और बाहरी शत्रुओं पर हावी हो चुके थे। वे अपने युग के महान सेना नायक और पेशवाओं में महानतम थे। उनकी विजय का मूल आधार उनकी घुड़सवार सेना थी। उनकी सेना में केवल स्वावलंबी घुड़सवार ही होते थे। मुगल सेना के सामने नौकर चाकर, परिवार, दुकानदार, परिवार की स्त्रियां आदि का उनमें कोई स्थान नहीं था। घुड़सवार सैनिकों के पास अपनी जरूरत का संक्षिप्त सामान रहता था। अभियान के दौरान रास्ते में ही ग्रामीणों से सरद आदि प्राप्त करके सादा भोजन किया जाता था। हर घुड़सवार सैनिक के पास अतिरिक्त घोड़े थे। भारी भरकम तोपों के लिए बाजीराव की सेना में कोई स्थान नहीं था। तोपों की कमी को बाजीराव अपनी छापामार युद्ध शैली और घुड़सवार सैनिकों की गतिशीलता से पूरा करते थे। पेशवाई के 20 वर्षों में उन्होंने 3 दर्जन से अधिक युद्ध लड़े और सभी में कामयाबी हासिल की। समय ने करवट बदली और अक्टूबर 1728 में बाजीराव ने अपने छोटे भाई चिमनजी अप्पा को मुगलों के खिलाफ मालवा भेजा। वहां अमझेरा के युद्ध में मुगल सूबेदार गिरधर बहादुर और उसका भाई दया बहादुर मारे गए और मालवा पर बाजीराव का अधिकार हो गया। लगभग उन्हीं दिनों एक नई घटना हुई जिसके बाद के मराठा इतिहास पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। बाजीराव से पन्ना के महाराज छत्रसाल ने सहायता की याचना की, क्योंकि उसे बुंदेलखंड के जैतपुर में इलाहाबाद के सूबेदार मोहम्मद खां बंगश ने घेर लिया था। छत्रसाल ने बाजीराव को पत्र लिखकर कहा, जो गति ग्राह गजेंद्र की, सो गति भई है आज, बाजी जात बुलंद की, राखो बाजी लाज। पत्र पाते ही बाजीराव बुंदेलखंड रवाना हो गए। उन्होंने बंगश को जैतपुर में बुरी तरह हराया और उससे वचन लिया कि वो कभी छत्रसाल को परेशान नहीं करेगा। इस सहायता के बदले महाराज छत्रसाल ने बाजीराव को स्वराज्य का 1/3 हिस्सा देने का वादा किया। बाजीराव के निवेदन पर बादशाह मोहम्मद शाह ने शाही फरमान द्वारा पेशवा को जागीर, 7,000 मनसब और उसके वतन के सब महल भी प्रदान किए और खिलअत भी की। अगले साल ऐसी घटना घटी जिसने उत्तर भारत के इतिहास में नई इबारत लिख दी। हुआ ये कि सन 1737 में मुगल बादशाह के निजाम के बेटे गाजीउद्दीन खां को मालवा का सूबेदार बनाया गया। निजाम बाजीराव को रोकने के लिए मालवा की ओर सेना लेकर चल दिया। दिसंबर सन 1737 में निजाम सिरोंज पहुंच गया। जो ही बाजीराव ने निजाम की मालवा पर चढ़ाई का विवरण सुना, वो भी 80,000 घुड़सवार की सेना लेकर मालवा की ओर आगे बढ़े। पुनासा से उन्होंने नर्मदा नदी पार की और भोपाल की ओर बढ़े। इधर सयाजी गायकवाड़ और राणोजी सिंधिया भी आ गए। बाजीराव के इस अभियान की जानकारी पाते ही निजाम ने अपना भारी सामान रायसेन के किले में भेज दिया और 13 दिसंबर सन 1737 को भोपाल पहुंच गया। मराठों पर हमला करने के बाद निजाम किले के पास ही एक स्थान पर मोर्चाबंदी करने लगा। वहां उसकी सेना के पीछे तालाब और सामने एक नाला। 14 तारीख को युद्ध हुआ। निजाम ने मुगल सेना के राजपूत सैनिकों को भेजा और तोप
तोपखाना भी। दोनों पक्षों का नुकसान हुआ, लेकिन फिर निजाम ने अपनी सेना वापस बुलवा ली और दोनों पक्ष आमने सामने आकर डट गए। निजाम दिल्ली से सहायता की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसे निराश होना पड़ा। इस बीच मराठों ने उसकी सेना को घेर लिया। तब निजाम की सेना में भुखमरी फैल गई। कोई रास्ता न देखकर निजाम ने बाजीराव के पास समझौते का प्रस्ताव भेजा। जब कोई लह ना दिखा तब निजाम दिल्ली की ओर रवाना हो गया। अब मराठों ने मुगल सेना का पीछा किया और उस तक रसद को पहुंचने से रोकना शुरू कर दिया। इससे मुगल शिविर का अनाज बहुत महंगा हो गया। 5 जनवरी को तो मुगलों ने तोपे खींचने वाले बैलों को मारकर अपनी भूख मिटाई, लेकिन राजपूत सैनिकों ने तो वो भी नहीं खाया और वो भूखे ही रहे। अब निजाम ने सिंधी की पेशकश की, जिसे बाजीराव पेशवा ने अपनी शर्तों पर स्वीकार कर लिया। सिंध की खास बातों में ये शामिल था कि सारा मालवा पेशवा को दे दिया जाएगा। नर्मदा और चंबल के बीच का प्रदेश भी पेशवा का होगा। भारत और भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पेशवा बाजीराव वल्लाड़ भट्ट की मृत्यु इतनी दयनीय अवस्था में होगी, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत और भारतीय को समर्पित कर दिया। उनकी वीरता को नमन है।